जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। आज मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे आज, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका बीपीएससी TRE 4 हो, DSSB हो, CTET हो, HTET हो, SSC हो, BPSC हो, UPSC हो, KVS, NVS, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें जो है आपके सारे ही टॉपिक आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और दक्षिण भारतीय राजवंश। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके आज मैं कवर करवाऊंगी। आज जो है 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। फिर जब आपके नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2 जब आएगा, तो उसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे ही आपके जो है कई सारे पार्ट आएंगे एशियंट हिस्ट्री के, तो आप लोगों को अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? जो हमारा प्राचीन काल था उसमें जो आम लोग थे उनकी भाषा क्या हुआ करती थी, यहाँ पे वो पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका पाली, सेकंड ऑप्शन है संस्कृत, थर्ड ऑप्शन है अरबी, फोर्थ ऑप्शन है प्राकृत। तो कौन सी भाषा थी जो आम लोग यूज किया करते थे? सबसे पहले इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं अर्धमगधी। अर्धमगधी, इसी को हम बोलते हैं प्राकृत भाषा। जो प्राचीन काल में आम लोगों की जो भाषा हुआ करती थी वो होती थी हमारी प्राकृत भाषा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भगवान बुद्ध के पिता कहाँ के प्रधान थे? जो हमारे गौतम बुद्ध थे, जो हमारे सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के, तो इनके पिता जो थे ना वो कहाँ के थे, कहाँ के प्रधान हुआ करते थे? तो पहला ऑप्शन है कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान, सेकंड ऑप्शन है लुम्बिनी के प्रधान, थर्ड ऑप्शन है बोध गया के प्रधान, फोर्थ ऑप्शन है कुशीनगर के प्रधान। तो गौतम बुद्ध के पहली बात तो आपको ये बताना है पिता का क्या नाम होता था। पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। जो कहाँ के राजा थे? ये थे कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान हुआ करते थे शुद्धोधन, जो कि भगवान बुद्ध के पिता थे। तो ये मतलब भगवान बुद्ध जो थे ना वो राजा के ही बेटे थे। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजा के बेटे होने के बावजूद इन्होंने जो है क्या अपनाया? संन्यास जो है वो सब अपनाया था। बौद्ध धर्म की इन्होंने स्टार्टिंग की थी हमारे गौतम बुद्ध ने। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। इनका बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है कि जो ऋग्वेद में 1000 प्लस प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या बोला जाता है। 1000 प्लस प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वली, सेकंड ऑप्शन है सूक्त, थर्ड ऑप्शन है ऋचाएं, फोर्थ ऑप्शन है संहिता। तो इन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? जो ये 1000 प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेद में, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी सूक्त। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। यदि आपने मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी होगी तो आपके ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी में ही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सूक्त। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? जो कुषाणों के इनके एक राजा हुआ करते थे जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था कनिष्क। इस टाइम पे जो है फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे? कश्मीर में, आज के कश्मीर जो है वहां पे हुई थी। तो यहाँ पे जो है कौन सी शाखा जो है उसका विकास हुआ था? ये भी उसी शाखा से बिलोंग करता है कनिष्क। तो सबसे पहला ऑप्शन है हीनयान, सेकंड ऑप्शन है महायान, थर्ड ऑप्शन है बौद्धयान, फोर्थ ऑप्शन है दिव्ययान। तो कौन सी शाखा का विकास हुआ था चौथी बौद्ध संगति में? कुषाणों के टाइम, कुषाणों के राजा थे कनिष्क, इसका हुआ था महायान का। किसका हुआ था? महायान।
महायान शाखा का विकास हुआ था और कनिष्क भी जो है वो महायान शाखा से ही बिलोंग करता है। फिफ्थ क्वेश्चन, जो नदी बड़ी नदी से मिल जाती है उसे क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए ये एक बहुत बड़ी नदी जा रही है और इसमें ना छोटी छोटी नदियां आके इसमें इस बड़ी नदी में आके मिल रही है, तो इन नदियों को हम क्या कहेंगे, इन छोटी नदियों को हम क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है सहायक नदी, सेकंड ऑप्शन है मौसमी नदी, थर्ड ऑप्शन है उप नदी, फोर्थ ऑप्शन है छोटी नदी। तो इन नदियों को हम क्या कहेंगे जो बड़ी नदी में मिल रही है? आपको आंसर बताना है गाइस। इसका आंसर है सहायक नदी। ये जो हमारी ये वाली नदियां हैं जो आपको इससे छोटी दिख रही है, बड़ी वाली नदी से छोटी दिख रही है, उसको हम बोलते हैं सहायक नदी। जैसे कि मान लीजिए ये गंगा नदी है, यहाँ सोन आ रही है, कोशी आ रही है, यहाँ पे कोशी नदी आ रही है, घग्गर, सोन, यमुना। तो ये सारी नदियां जो है ये छोटी छोटी नदी है जो कि बड़ी नदी यानी कि गंगा नदी में मिल रही है। तो ये छोटी नदियों को हम बोलेंगे सहायक नदी, क्योंकि ये बड़ी नदी से मिल रही है छोटी नदियां, तो इन्हें हम कहते हैं सहायक नदी। ये बड़ी नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? जो चालुक्य थे, साउथ इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा चालुक्य वंश। तो चालुक्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो पहला ऑप्शन है महाबलीपुरम, सेकंड ऑप्शन है मदुरै, थर्ड ऑप्शन है ऐहोल और फोर्थ ऑप्शन है पाटलिपुत्रा। तो इनकी जो है राजधानी क्या थी? चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी ऐहोल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में जो पुलकेशिन प्रथम आते हैं, पुलकेशिन फर्स्ट, तो इन्होंने जो है चालुक्यों की जो राजधानी स्थानांतरित की थी जिसका नाम था बादामी या वातापी बोलते हैं इसे। ये जो है कहां से? ऐहोल से जो है बादामी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी पुलकेशिन फर्स्ट ने। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऐहोल, क्योंकि चालुक्य की जो पहली राजधानी थी वो ऐहोल ही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो नवपाषाण युग था तो उसमें जो है आपको जो पुरास्थल मिलते हैं, जो पुराना हमारे स्थल हो जाता है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, बर्तन मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं या फिर और भी जो चीजें मिलती है जो उस समय से रिलेटेड बची हुई है अभी, तो वो सब जो है बर्तन जो है वो पूछे जा रहे हैं कि किस धातु से बने होते थे ये बर्तन, किस प्रकार के ये बर्तन हुआ करते थे। तो पहला ऑप्शन है हमारा लोहा, सेकेंड ऑप्शन है मिट्टी, थर्ड ऑप्शन है कांच या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हमारे यहाँ पे जो बर्तन थे ये होते थे ऑप्शन नंबर सेकंड मिट्टी के, क्योंकि उस टाइम पे लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, कांच भी उस टाइम पे नहीं हुआ करता है, तो मिट्टी के बर्तन उस टाइम पे होते थे नवपाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? जो हमारी सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी यहाँ पे पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन है व्यास, सेकंड ऑप्शन है सतलुज, थर्ड ऑप्शन है रावी एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो हमारी सिंधु है उसकी हमारी 5 नदियां आप लोगों को सहायक नदी देखने को मिलती है, जो मेनली 5 नदी मिलती है आपको। तो पहली हमें मिलती है व्यास, सतलुज, रावी और 2 और है हमारी चिनाब और झेलम। चिनाब प्लस झेलम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पांड्यों की राजधानी कहां थी? जो पांड्य थे उनकी राजधानी कौन सी थी वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है पुहार, सेकंड ऑप्शन है पाटलिपुत्र, थर्ड ऑप्शन है मदुरै और फोर्थ ऑप्शन है कावेरी पट्टनम। तो पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की जो राजधानी थी वो थी हमारी ऑप्शन नंबर सी मदुरै। पांड्यों की राजधानी ये भी आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे पांडे, और इनकी जो राजधानी थी वो थी मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और कीर्थर क्षेत्र के लोग ने किस पशुओं को पालतू बनाया? सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियां आप लोगों को देखने को मिलती है, कहाँ पे देखने को मिलती है? ये हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। ये रहा हमारा प्यारा सा
भारत देश, यहाँ पे इधर हो जाएगा पाकिस्तान, ये पूरा इंडिया, और यहाँ पे जस्ट ऊपर हमारी साइड बॉर्डर लगती है, सबसे कम बॉर्डर हमारी इनके साथ लगती है स्थल मार्ग में, आप देखेंगे अफगानिस्तान के साथ। यहीं पे है हमारी सुलेमान और कीर्तर पहाड़ी, ये सुलेमान हो गया, ये कीर्तर पहाड़ी हो गई। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पशुओं को पालतू बनाया जाता था इस समय पे 8000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे जो है कौन से पशुओं को जो है पालतू बनाया गया था, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है भेड़, सेकंड ऑप्शन है बकरी, थर्ड ऑप्शन है गाय, बैल, और फोर्थ ऑप्शन है सभी। यहाँ पे ना सारे मवेशियों को जो है पालतू बनाया गया था। मवेशियों को, मवेशी में आपके भेड़ भी आते हैं, बकरी भी आती है, गाय भी आते हैं, बैल भी आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यहाँ पे आपको 4 कथन दे रखे हैं, उसमें से आपको जो है क्या बताना है, पॉजिटिव कथन बताना है, यानी कि आपको सत्य कथन जो है वो बताना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है भीमबेटका नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी के पास स्थित है। जो भीमबेटका है वो नर्मदा घाट के पास स्थित है, ये कथन बोला गया है। सेकंड है सांची स्तूप चंबल नदी के घाट में स्थित है। जो सांची का स्तूप है क्या वो चंबल नदी के घाट में स्थित है। थर्ड ऑप्शन है पांडुलीना गुफा मंदिर नर्मदा नदी के घाट में स्थित है, क्या ये बात सही है। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के घाट में स्थित है। तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका जो है वो नर्मदा घाट के पास स्थित है। ये सांची स्तूप जो है वो आपका चंबल में नहीं, ये बेतवा नदी जो है ना उसके पास है, तो चंबल वाला ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। पांडुलीना जो गुफा है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, नासिक में देखने को मिलती है। तो आपका नर्मदा नदी तो आपको पता है कि हमारा मध्य प्रदेश में मेनली देखने को मिलता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, और ये वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका नर्मदा घाट के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने के महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहां एक स्तूप का निर्माण किया गया है? बुद्ध ने जो है सबसे पहला उपदेश कहीं पे दिया था और वहां पे जो है एक स्तूप का निर्माण किया था, उस स्मृति में, उस याद में जो है एक स्तूप का निर्माण यहाँ पे किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका सांची, सेकंड ऑप्शन है सारनाथ, थर्ड ऑप्शन है अमरावती, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? जिनका बचपन का नाम क्या था गौतम बुद्ध के? सिद्धार्थ नाम था। तो इन्होंने जो है सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, और यहाँ पे जो है इसी याद में जो है यहाँ पे एक स्तूप का निर्माण किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है किस काल में घटित हुई है? यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो मानव इतिहास है, जो आपको 3 स्टेज देखने को मिलते हैं हमारा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसमें से ना 99% जो है एक ही काल से आपको देखने को मिलता है। हमारे 3 काल कौन कौन से हैं? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा काल है जहां से आपको जो है 99% जो है कहानी देखने को मिलती है मानव इतिहास की। तो पहला ऑप्शन है हमारा नव पाषाण काल, सेकंड ऑप्शन है पुरा पाषाण काल, थर्ड ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या आंसर इसमें हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा पुरा पाषाण काल। मैक्सिमम कहानियां जो है आपको 99% कहानी जो है वो पुरा पाषाण काल से ही देखने को मिलेगी। मध्य और नव से जो है आपको 1% देखने को मिलेगा मानव इतिहास की कहानियां। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें जो है हमें चेंजेस देखने को मिले हैं, कौन से काल में हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं? अपने इन्वायरमेंट में, अपने पर्यावरण में जो हमें चेंजेस देखने को मिले वो कौन से काल में आपको देखने को मिले हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर पाषाण काल, थर्ड ऑप्शन है आरंभिक पाषाण काल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
यहाँ आपको घास के मैदान वगैरह देखने को मिल जाते हैं। जलवायु हमारी गर्म हो जाती है इस पीरियड में। हमारी क्या होती है, जलवायु जो है वो गर्म आपको देखती है। घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं, घास के मैदान, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। हमारे एनवायरमेंट जो है वो चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंट चेंजेस। तो आपको ये बताना है कि कौन से काल में ये हुआ था। ये हमारा हुआ था मध्य पाषाण काल में। आपको 3 पीरियड मैंने बताए हुए हैं, आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो आपको क्लास 6 की जो है आपको प्लेलिस्ट में जाना है और क्लास 6 की हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट वीडियो है वो देखने हैं। और आपको साथ ही साथ जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्लास 6th हिस्ट्री कॉन्सेप्ट। तो ये आपको जो है प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। ये वाली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें आप सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर कर सकते हैं। 12 चैप्टर्स है हमारे, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है हमारे हिस्ट्री के 12 है इसमें, और ये एंशिएंट हिस्ट्री से ही पूरा का पूरा रिलेटेड है। तो आप अच्छे से ये कीजिएगा ताकि जो है आपका जो है सारे क्वेश्चंस आपके सही हो एंशिएंट हिस्ट्री के। तो हमारा जो है, आपको मैंने स्टोन एज बताने वाली थी। तो हमारे सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, सेकंड हमारा आता है मध्य पाषाण काल, और थर्ड हमारा आता है नव पाषाण काल। तो हमारा पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख या 25 लाख से ले लेते हैं हम, 25 लाख से 12,000 है। और वहीं हमारा मध्य पाषाण का है 12 के से लेके 10 के तक है। और उसके बाद हमारा जो है 10,000 से लेके अब तक नवपाषाण काल। तो ये आपको उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आप जो है कॉन्सेप्ट वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, और आपको जो है इमेजेस का मैंने काफी ज्यादा यूज किया है ताकि आपके जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आपको आंसर जो है याद हो सके और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो सके, तभी जो है आप जो है अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, हैप्पी बर्थडे कब हुआ था, हैप्पी बर्थडे जो है इनका कब आता है, मतलब इनका जन्म जो है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों से पूछ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ जो है डीओबी जो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जो है डेट ऑफ बर्थ क्या था। पहला ऑप्शन है 563 ईस्वी, सेकंड ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, थर्ड ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व और 483 ईस्वी। आपको ये पता होगा टाइमलाइन, ये है 0, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इनसे पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें हम लगाते हैं ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व। और इसके बाद का जो टाइम पीरियड 0 के बाद का जो हम लगाते हैं उसमें हम ईस्वी लगाते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था क्या वो ईसा मसीह के जन्म के बाद हुआ था या ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था, आपको ये बताना है। तो ये पहले हुआ था और ये हुआ था हमारा 563 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? यहाँ पे ये बताना है कि सबसे पहले नगर जो है वो कौन सा खोजा गया था हमारे आपके भारतीय उपमहाद्वीप में। जब हमारे आरंभिक नगर खोजे गए थे, आपको एक सिविलाइजेशन में पढ़ाती हूँ, हमारा सिंधु सिविलाइजेशन जो है, सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें आपको जो है सबसे पहला नगर जो हमारा खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? पहला ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, बी ऑप्शन है हमारा हड़प्पा, सी ऑप्शन है हमारा लोथल और लास्ट हमारा ऑप्शन है राखीगढ़ी। तो सबसे पहला नगर जो है वो कौन सा खोजा गया? आपका इसका क्या आंसर होगा? आपको दो हमारे नगर खोजे गए थे, 1921 में हमारा हड़प्पा खोजा गया था और 1922 में जो है हमारा मोहनजोदाड़ो खोजा गया था। हड़प्पा जो है वो किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। और मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। इन दोनों को ना जुड़वा राजधानी भी बोला जाता है हमारा सिंधु सिविलाइजेशन का। तो हमारे आप देख सकते हैं 1921 पहले आता है, 1922 जो है वो बाद में आता है। तो पहला नगर हमारा कौन सा हो जाता है? हड़प्पा। हड़प्पा जो है पहला नगर था खोजा जाने वाला, इस वजह से जो है हम इस सिविलाइजेशन को, इस सभ्यता को जो है हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी
हम इसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला नगर जो खोजा गया था वो खोजा गया था हमारा हड़प्पा। हड़प्पा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? हड़प्पा जो है आज के पाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किस शासक के प्रशस्ति लिखी गई है? मतलब यहाँ पे आपको ये बताना है, जो अशोक का जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, अशोक का जो स्तंभ अभिलेख है कौन सा? इलाहाबाद वाला। तो इसमें जो है कौन से शासक की जो है प्रशस्ति इसमें लिखी गई है? प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। क्या होता है प्रशस्ति का अर्थ? प्रशंसा, प्रशंसा करना। तो आपको यही बताना है कि इसमें जो है किनकी प्रशंसा की गई है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में। पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन नंबर डी महापद्म नंद। तो किसकी इसमें हमारी प्रशंसा की गई है? ये की गई है हमारी समुद्रगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। किसकी की है? समुद्रगुप्त की। गुप्त वंश के ही थे ये समुद्रगुप्त, उनकी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? जो हमारा मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, तो इसके जो है संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है हमारा अशोक, सेकंड ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड ऑप्शन है हमारा बिंदुसार, फोर्थ ऑप्शन है हमारा समुद्रगुप्त। तो इसके जो है हमारे संस्थापक कौन थे मौर्य साम्राज्य के? आपको पता है लास्ट वंश यहाँ पे जो मतलब रहा था, जिसको मौर्य साम्राज्य ने अंत किया था, उसके बाद मौर्य साम्राज्य बना था, तो नंद वंश था। कौन सा वंश था? नंद वंश। मौर्य से पहले हमारा नंद वंश था और इसके जो है लास्ट शासक रहे थे घनानंद। इस घनानंद को जो है मार दिया था। किसने मारा था? ये मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, जिसे जो है हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और हम जो है चाणक्य को जो हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। घनानंद की हत्या करने के बाद जो है इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ था? जो हड़प्पा सभ्यता की जो शहर है उनका निर्माण जो है वो कितने साल पूर्व हुआ था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1750, सेकंड ऑप्शन है 2500 साल पहले, थर्ड ऑप्शन है 3400 साल पहले और हमारा फोर्थ ऑप्शन है 4700 साल पहले। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है 2500 साल पहले हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? मैंने आपको तो सारे समय बता दिए, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि इसका जो है टाइम पीरियड क्या है पूरा पाषाण काल का। इसमें जो है आपको 99% मानव इतिहास की कहानियां देखने को मिलेगी और बाकी जो हमारे दो बच गए मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, उन दोनों को मिला के जो सिर्फ 1% की कहानी आपको मानव इतिहास मिलेगा, लेकिन मेनली आपको 99% मानव इतिहास जो है वो पूरा पाषाण काल में ही मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा, इसका टाइम पीरियड आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, सेकंड ऑप्शन है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले, थर्ड ऑप्शन है 10,000 साल पहले और फोर्थ ऑप्शन है 8,000 साल पहले। तो आपको ये पता है 20 लाख से जो है हमारा 12,000 जो है पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है और 12,000 साल पहले से जो है हमारा 10,000 साल पहले जो है ये हमारा मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण हमारा जो है 10,000 साल पहले जो है हमारा नव पाषाण काल। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किसके शासन काल में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? अभिलेख जो है उकेरे जाते थे, कोई कठोर धातु हुआ करती थी, उसके ऊपर जो है अभिलेख, जैसे कि मान लीजिए एक कठोर धातु है,
पत्थर है मान लीजिए या कोई भी और दूसरी कठोर धातु है, इस पे जो है शब्द ऐसे उकेर उकेर के जो है इसके ऊपर लिखे जाते थे, इसे ही हम कहते थे अभिलेख। अभिलेख क्यों लिखते थे? ताकि लोग जो है उस चीज को फॉलो करें। जैसे कि मान लीजिए कोई राजा है, उसने जो है अच्छे नियम उसमें लिख दिए, या उसने लिख दिया कि आप चोरी करना जो है वो आपको मृत्युदंड मिलेगी, अगर आपने चोरी की तो उसके बदले आपको क्या मिलेगी? मृत्युदंड। तो लोग उस चीज को पढ़ेंगे और फिर उस चीज को समझेंगे और उस चीज को फॉलो करेंगे। ये चीज इनकी थी कि आप जो है नियम कानून अच्छे से जान लीजिए, क्या क्या नियम कानून राजा के हैं, राजा ने क्या क्या युद्ध जीते, उसके लिए भी अभिलेख लिखे जाते थे, तो उन सब के बारे में पता चलता है। कुछ अच्छी बातें जो है वो उकेरी जाती थी अभिलेखों पे। जैसे अशोक के आपको अभिलेख मिलेंगे, तो उसमें ना धर्म के मार्ग पे जो है चलने के लिए उसमें जो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी, तो वो जो है लोग पढ़ते थे, उसे जो है फिर फॉलो भी करते थे। हालांकि उसे जबरदस्ती नहीं थी फॉलो करना, बट करते थे लोग, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी थी। तो हमारा आपको ये बताना, मैक्सिमम संख्या में जो है आपको जो है अभिलेख जो मिले हैं वो किनके मिले हैं? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड ऑप्शन है कनिष्क, थर्ड ऑप्शन है अशोक, फोर्थ ऑप्शन है बिंदुसार। तो आपके मैक्सिमम जो अभिलेख मिले हैं वो किनके मिले हैं? ये हमें मिले हैं अशोक के अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सूती कपड़े के टुकड़े हमें प्राप्त हुए, तो ये कौन से हड़प्पा स्थल से आप लोगों को देखने को मिले हैं? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको दो राजधानियां बताई थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, तो इन दोनों राजधानियों में से किसी एक में मिला है। मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप आंसर इजिली बता सकते हैं। तो सूती कपड़े के टुकड़े जो है वो कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, सेकंड ऑप्शन है हड़प्पा, थर्ड ऑप्शन है कालीबंगा, फोर्थ ऑप्शन है सुरकोटदा। तो कहां से हमें मिले हैं सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष? ये हमें मिले हैं मोहनजोदाड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना लगभग कितने साल पूर्व किया गया था? तो ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो कितने साल पहले हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 3500 साल पहले, सेकंड ऑप्शन है 2500 साल पहले, थर्ड ऑप्शन है 1800 साल पहले, फोर्थ ऑप्शन है 4500 साल पहले। तो ऋग्वेद की रचना जो है वो कितने साल पहले हुई थी हमारी? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3500 साल पहले, 3500 साल पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करने हैं। आपको यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कौन से कथन आपके पॉजिटिव है यानी कि सही है। तो पहला कथन क्या कह रहा है? ऋग्वेद की सभी रचना पुरुषों द्वारा की गई थी, क्या ये बात सत्य है? ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो इनमें आपको बताना है कि कौन कौन से हमारे सही है। आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद की रचना जो है सिर्फ जो है सभी रचनाएं जो है पुरुषों ने नहीं की थी, महिलाओं ने भी की थी। किसने की थी? फीमेल ने भी की थी। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपाला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, इन सब का हमने नाम सुना हुआ है। तो ये सारे आपको पता है, ये सारी क्या थी? ये सारी थी फीमेल, स्त्री थी ये सब। तो स्त्रियों ने भी जो है जो हमारे रचना थी ऋग्वेद की, उसकी रचना स्त्रियों ने भी की है और पुरुषों ने भी की है, दोनों ने ही की है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद की भाषा जो है प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती थी। बिल्कुल सही बात है, प्राक संस्कृत भाषा हुआ करती थी ऋग्वेद की, और इसी को हम वैदिक संस्कृत भी कहते थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा करेक्ट है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का ये भी ठीक है आपका, ऋग्वेद का जो है उच्चारण होता था, उसे पढ़ा नहीं जाता, रीडिंग नहीं होती थी, सिर्फ उच्चारण होता था। वो मतलब बोल के एंड देन सुन के जो है उसको याद करते थे, फिर उसको बार बार उच्चारण करते रहते थे। तो हमारा जो ये दोनों ही कथन करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आर्य लोग अपने विरोधियों को सामान्यतः क्या कहते थे? ये मतलब आर्य जो लोग थे उन्होंने अपने विरोधियों को ना एक वर्ड दिया था, तो उस वर्ड को जो है क्या बोला जाता था? आपसे वो शब्द पूछा जा रहा है, वो कौन सा शब्द था जो आर्य लोग यूज किया करते थे अपने एनिमीज के लिए, अपने विरोधियों के लिए? तो ये जो इनके एनिमीज थे वो जो है वो संस्कृत नहीं बोलते थे, वो संस्कृत नहीं बोलते थे।
उनकी ये लैंग्वेज नहीं आती, वो अपनी लैंग्वेज बोलते थे, जो उनको आती थी वो अपनी वो लैंग्वेज बोलते थे। वो जो है इनसे युद्ध करते थे, इनके साथ युद्ध करते थे वो लोग आर्यों के साथ, और जो है संस्कृत नहीं बोला करते थे। तो अपने जो है दुश्मनों को ये क्या कहते थे? पहला ऑप्शन है विश, सेकंड ऑप्शन है खुर्द, थर्ड ऑप्शन है दस्यु, फोर्थ ऑप्शन है अरी। तो आर्य लोग जो थे उन्होंने अपने विरोधियों को एक शब्द दिया था जो था दस्यु। इसी को हम दास भी बोलते हैं और दस्यु भी बोलते हैं। दास का अर्थ यहाँ गुलाम से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। स्लेव से जो है हमारा ये अर्थ नहीं है, गुलाम इसका अर्थ नहीं है। यहाँ पे जो है विरोधियों के लिए, एक एनिमी के लिए जो है ये शब्द यूज किया गया था, दास और दस्यु। ये दास शब्द बाद में, बहुत बाद में जाके गुलाम जो है बन गया था। दास का अर्थ गुलाम तब हो गया था, बट पहले जो है ये चीज नहीं थी। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 525 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दस्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिकामेडु पत्तन जो है वो कहाँ पे आपका स्थित है? ये जो हमारा एक पोर्ट है, अरिकामेडु क्या है? पोर्ट है, बंदरगाह है। बंदरगाह आप लोगों को पता होगा क्या होता है। बंदरगाह हमारा होता है जहाँ पे सामान लाया जाता है, उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, वो जो है हमारा बंदरगाह होता है। आपको पता ही होगा, जो हमारे जहाज वगैरह आते हैं समुद्र के रास्ते से, हमारा कोई आ रहा है, जहाज आ रहा है, उसमें बहुत सारा सामान लेके आया जा रहा है। मान लीजिए इंग्लैंड से हमारा बहुत सारा सामान आ रहा है, तो इंग्लैंड से मैं यहाँ पे बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये क्या है? हमारा एक जहाज है, ये हमारा जहाज है पानी में। ये जो है इंग्लैंड से जो है भेजा जा रहा है, इंग्लैंड से इसमें सामान आया जा रहा है, ऐसे 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 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक हमारा अरिकामेडु जो है पोर्ट है, यहाँ पे जो है ये जहाज आएगा, यहाँ पे उतारा जाएगा, इसमें से सामान जो है सारा उतार लिया जाएगा, और फिर जो है यहाँ पे हमारा कुछ और सामान हमें वहां भेजना है, तो वो सामान इसमें डाल दिया जाएगा, और ये फिर वापस ऐसे इंग्लैंड जाने लगेगा। यही हमारा पोर्ट कहलाता है, जहाँ पे हमारा सामान लाया जाता है और मतलब उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है। तो ये जो अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन है वो कहाँ पे हुआ करता था है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है पुडुचेरी। तो ये हमारा कहाँ पे है? ये है हमारा पुडुचेरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न में से किन लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था? ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको ये मना था कि आप वेद नहीं पढ़ सकते। वेद हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों को जो है आप नहीं पढ़ सकते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति थे, इनको मना था कि आप जो है ये नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये कौन से व्यक्ति थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है शूद्रों को क्या ये अनुमति थी या नहीं थी? आपको बताना है आंसर। सेकंड ऑप्शन है महिलाओं को अनुमति थी या नहीं थी वेदों की, वेद पढ़ने की। थर्ड ऑप्शन है राजाओं को वेद पढ़ने की अनुमति थी या नहीं थी। और फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों को ही अनुमति नहीं थी। यहाँ पे जो है हमारा क्या आंसर होगा आपको मैं बता देती हूँ। हमारी वर्ण व्यवस्था जो है 3 भागों में बढ़ती है, पहला 4 भागों में बढ़ती है। पहला हमारा था ब्राह्मण, फिर हमारा था क्षत्रिय, फिर हमारा था वैश्य, एंड लास्ट में हमारा था शूद्र। तो ये 4 थी, इनको अनुमति थी, आप पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण मेल जो थे वो पढ़ सकते हैं। क्षत्रियों में भी ये अनुमति थी कि जो क्षत्रिय मेल है, जो हमारे आदमी हैं, वो जो है वेद पढ़ सकते हैं। वैश्यों को भी ये अनुमति थी, लेकिन शूद्रों को ये अनुमति नहीं हुआ करती थी। और साथ ही साथ महिलाओं को भी ये अनुमति नहीं थी। चाहे ये महिलाएं किसी भी वर्ण से हो, चाहे ये ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, तो इनको भी मना था, इनको भी मना था। ये दोनों लोग कौन है? ये शूद्र है और ये है महिलाएं, कोई भी महिलाएं। तो इनको अनुमति नहीं थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शूद्र और जो महिलाएं थे उनको जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है? उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से हमारे नहीं है? हमारे 2 बढ़ जाते हैं ना, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो यही यहाँ पे वही पूछा गया है, जो हमारा उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं है वो आपको बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन है यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन है अथर्ववेद और फोर्थ ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ। तो हमारा जो है ये हमारा पूर्व वैदिक काल का था, जो हमें आंसर बताना है वो पूर्व वैदिक काल का था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है ऋग्वेद, क्योंकि ये 3500 साल पहले ही लिख दिया गया था, इस वजह से ये पहले का मतलब सबसे प्राचीन आपको ग्रंथ पूछा जाएगा, वेद पूछा जाएगा, तो हमारा ऋग्वेद ही आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर वैदिक ग्रंथ जो है हमारा ऋग्वेद नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मगध से होकर जाने वाली गंगा तथा सोन नदियों का महत्व निम्न में से किस में निहित है? आपको पता है ऐसे हमारी क्या जा रही है, गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। नीचे से हमारी, दक्षिण से हमारी आती है सोन नदी, और यहां हमारा था मगध। क्या था यहाँ पे? मगध, जहाँ के आपको जो है राजा मिल जाते हैं, अशोक मिल जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये सारे राजा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं मगध में। और भी बहुत सारे अजातशत्रु वगैरह ये सब भी आपको देखने को मिलते हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और हमारे महापद्म नंद, घनानंद, बहुत सारे यहाँ पे राजा आपको, महान महान राजा आपको यहाँ पे मगध में देखने को मिलते हैं। तो ये कौन से, किसके संगम पे है? सोन और गंगा के संगम पे था। तो यहाँ पे जो है क्या क्या चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण थी, क्या क्या मतलब इस जो है एरिया को महत्व बनाता है, तो वो क्या क्या चीजें थी यहाँ पे? क्या यहाँ पे जल वितरण था? क्या यहाँ पे यातायात की सुविधा थी? क्या यहाँ पे जमीन को उपजाऊ बनाना, या फिर उपयुक्त सभी? यहाँ पे पता है जल वितरण भी होता था, यहाँ पे यातायात की भी सुविधाएं थी, और जमीन को जो है यहाँ पे उपजाऊ जमीन भी हुआ करती थी। इन ये नदियां जो है जमीन को उपजाऊ भी बना रही थी, सोन और गंगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु के उस मंत्री का क्या नाम था? यहाँ पे हमारे गौतम बुद्ध थे। ऐसे हमारे ध्यान की मुद्रा में आप मान लीजिए, हमारे ध्यान की मुद्रा में गौतम बुद्ध बैठे हैं, मान लीजिए आप लोग, कोई भी मान सकते हैं आप। तो ये जो है गौतम बुद्ध जो है, इनसे जो है सलाम लेने के लिए अपने मंत्री को भेजा था। किसने? अजातशत्रु ने भेजा था कि मुझे ना वज्जी जीतना है। आप मुझे बताइए क्या मैं वज्जी को जीत पाऊंगा? मंत्री को ये बोला। तो मंत्री जो है बुद्ध से जाके पूछने लगा। तो बुद्ध से जाके उसने पूछा, तो बुद्ध ने ही उल्टा उनसे क्वेश्चंस पूछे, क्या जो हम वज्जी जो है वो नियमित रूप से सभाएं करता है? क्या वो बड़ों का मान करता है? या वो जो है महिलाओं को जो है सताता नहीं है? इस तरीके ना बहुत ज्यादा उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो उनका आंसर जो है मंत्री ने बोला कि हाँ, सभाएं रेगुलर तौर पे होती है, वहां पे गण व्यवस्था थी, तो मतलब वहां पे बहुत सारे राजा थे। वज्जी में ना बहुत सारे राजा होते थे, संघ की व्यवस्था थी वहां पे, तो बहुत सारे राजा होते थे, वो सारे मिलकर जो है डिसीजन लेते थे, सभाएं वो करते थे, और उसमें जो है सारे मिलके जो है आराम से बैठ के डिसीजन सब लेते थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, अच्छे से। और महिलाओं का जो है वो बहुत सम्मान करते थे, जो बड़े लोग हो गए उनका सम्मान करते, उनकी बातों को रखते थे। तो ये सब चीजें क्या वो करते हैं? तो मंत्री ने बोला हाँ वो करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने क्या बोला था? गौतम बुद्ध ने उन्हें कहा कि अगर ये चीजें जब तक वो करते रहेंगे तब तक वो उन्नति पे रहेंगे, तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये बात कही थी गौतम बुद्ध ने। तो ये इन्होंने किस मंत्री को कहा था? अजातशत्रु ने ऐसा कौन सा मंत्री भेजा था? अजातशत्रु कौन था? ये हर्यंक वंश का राजा था। पहले था, इनके पिता राजा थे हर्यंक वंश के। हर्यंक वंश पहले थे बिंबिसार, उसके बाद आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु ये जो है अपने पिता की हत्या करता है अजातशत्रु, और सिंहासन पे बैठ जाता है। तो अब इन्होंने कौन से मंत्री को भेजा था गौतम बुद्ध के पास ये पूछने के लिए? तो इन्होंने भेजा था वत्सकार को। किसको? ऑप्शन नंबर बी, वत्सकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम आते हैं, पूरी कहानी मैंने बता दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? जो दीघ निकाय है वो है तो है क्या? क्या वो बौद्ध ग्रंथ है? क्या वो जैन ग्रंथ है? या वो जो है उपनिषद है? या फिर ब्राह्मण ग्रंथ है? जो हमारा दीघ निकाय है वो क्या है? तो हमारा जो दीघ निकाय है वो है हमारा बौद्ध ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है? जो हमारा ऋग्वेद है उसमें जो है कौन सी ऐसी नदी है जिसका सिर्फ एक बार ही उल्लेख किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए सिंधु और सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी गंगा और यमुना, ऑप्शन नंबर सी व्यास व सिंधु, ऑप्शन नंबर डी यमुना और सरस्वती। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा व यमुना। एक बार उल्लेख जो है आपका गंगा का और यमुना का देखने को मिलता है, सबसे कम उल्लेख इन्हीं का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
यहाँ पे आपको हड़प्पा से रिलेटेड जो है कथन दे रखा है, आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत है, यानी कि नेगेटिव आपको बताना है, नेगेटिव आपको बताना है यहाँ पे कौन सा है। पहला कथन कहता है इस सभ्यता का प्राय पश्चिमी भाग छोटा तथा लेकिन छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। क्या ये बात सही है? सेकंड कथन है पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले हिस्से को क्या बोला है इन्होंने? नगर दुर्ग, और नीचे वाले हिस्से को निचला नगर। जैसे कि ये ऊंचाई पे एक है और ये नीचाई पे है, यहाँ पे एक नगर है और यहाँ पे है। तो ये जो है पश्चिम में था, ये क्या था? वेस्ट। आपको पता है दिशाएं पता है ना, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वाला वेस्ट हो गया और ये वाला हो गया ईस्ट, यानी कि पूरब। तो आपका पहला कथन क्या कह रहा था? पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। आप देख सकते हैं पश्चिमी भाग जो है ऊंचाई पे है और छोटा है, और वहीं आपका जो है नीचे वाला भाग जो है वो क्या है? नीचे है, और क्या है? निचला है। और इसको जो है हम ये जो है छोटा आपको बड़ा दिख रहा है और नीचे दिख रहा है, तो आपको ये देख सकते हैं ये बड़ा भाग है और ये जो है हमारा छोटा सा भाग है। यहाँ पे बेशक से अमीर लोग वगैरह रहते होंगे ऊपर वाले भाग में, जो हमारा पश्चिमी भाग है उसमें, लेकिन पूर्व वाले भाग में जो यहाँ पे गरीब लोग रहते होंगे या साधारण लोग जो थे वो थे। ऊपर वाले को हमने कहा है नगर दुर्ग, मतलब इतिहासकारों ने कहा है नगर दुर्ग, और नीचे वाले को निचला, नीचे है तो निचला नगर, ऊपर है तो नगर दुर्ग। ये चारों के चारों कथन हमारे सही है, तो यहाँ पे आपको गलत कथन बताना था, यानी कि हमारा इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? ये एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। ये प्रेम गाथा है किसकी? दुष्यंत और शकुंतला की। दुष्यंत प्लस शकुंतला, इनकी क्या है? प्रेम कहानी है। प्रेम विरह और पुनर्मिलन जो है उनसे रिलेटेड इसमें आपको कहानी मिलती है। तो ये जो है किसकी कहानी है? क्या ये तुलसीदास जी की है? क्या ये कालिदास जी की है? क्या ये चाणक्य की है? क्या ये बाणभट्ट की है? तो ये किसकी है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो है हमारे कालिदास जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपसे यहाँ गौतम बुद्ध की जो है पहले उपदेश के बारे में पूछा जा रहा है कि पहला उपदेश उन्होंने अपना कहाँ पे दिया था। तो सबसे पहला ऑप्शन है वैशाली, सेकंड ऑप्शन है सारनाथ, थर्ड ऑप्शन है राजगृह और फोर्थ ऑप्शन है पावापुरी। तो सबसे पहला उपदेश जो है उन्होंने कहाँ दिया था? और इस उपदेश जहाँ पे उपदेश दिया था उसको, जो पहले उपदेश को क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया ये फर्स्ट उपदेश को, फर्स्ट। तो इन्होंने जो है सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? इन्होंने दिया था सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का प्रमुख मार्ग था? ऐसे हमारा इंडिया है, इस तरीके से मान लीजिए आप, ऐसे सिक्किम वाला यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे हमारा इंडिया है पूरा, बना देती मैं लोग। यहाँ पे जो है मगध था, आप लोगों को पता है इस वाले एरिया में, और मगध का जो है ना इतना जो है क्या था, इनका अपना कब्जा था इसमें, मतलब इनका जो है शासन हुआ करता था, कब्जा नहीं शासन था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है उत्तर यहाँ पे जो है नगर जो है उत्तर पश्चिम यहाँ से, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से हमारा मध्य एशिया, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, और इधर वाली साइड ना क्या है? मिड एशिया। तो यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा ऐसा मार्ग था जो यहाँ पे व्यापार के लिए संभव था? तो यहाँ पे हमारा तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? जो दक्षिणापथ के स्वामी है वो किन्हें कहा जाता है? आपको पता है कुषाण कहाँ थे? दक्षिण में। सातवाहन कहाँ थे? दक्षिण में। चोल कहाँ थे? दक्षिण में। चेर कहाँ थे? दक्षिण में। चारों के चारों आपको दक्षिण वाले दे दिए, साउथ इंडिया वाले नाम आपको चारों के चारों दे दिए हैं। तो आपको ये बताना है कि तो दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा जाता था? तो क्या ये कुषाणों को कहा जाता था? क्या ये सातवाहनों का कहा जाता था? या ये चोलों को कहा जाता था? या ये चेरों को कहा जाता था? तो ये किसे कहा जाता था? दक्षिणापथ के स्वामी ये कहा जाता था हमारा ऑप्शन नंबर बी सातवाहन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है?
पहला है आपका सभा, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। क्या सभा जो थी वो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन थी? क्या उर जो है वो ग्राम सभा थी? क्या नगरम जो है शिल्पकारों का संगठन थी? यहाँ पे आपको सही बताना है, यानी कि पॉजिटिव हमें बताना है। सभा जो थी वो तो बड़े भूस्वामी जो हमारे ब्राह्मण भूस्वामी थे ना, उनका संगठन जो होता था उसे सभा बोला जाता था। और ग्राम सभा किसे कहा जाता था? उर को जो है ग्राम सभा कहा जाता था। लेकिन ये शिल्पकारों का संगठन ना हो कि ये व्यापारियों का जो है संगठन था। इसका व्यापारियों का संगठन, व्यापारियों व्यापारियों का संगठन। तो हमारा जो है ये वाला गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। किसमें हमारे कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में हमारा 1 और 2 दोनों दे रखा है, यानी कि 38 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के मेहरौली लोह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? आपको यहाँ पे पता है लोह स्तंभ है, ये अभी तक जंग इस पे नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है आयरन के साथ साथ फास्फोरस को मिलाया गया था ताकि जंग ना लगे। तो ये जो है इसमें जो है किस शासक ने इसको बनवाया था, तो कौन से शासक का इसके ऊपर ना नाम है, कोई किसी का नाम है इसमें, तो किसका नाम है ये पूछा गया है। पहला है चंद्र, सेकंड है शिव, थर्ड है रुद्रदामन और फोर्थ है कनिष्क। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चंद्र। चंद्र का अर्थ यहाँ पे है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। और इस ये जो है हमारे गुप्त वंश से थे। किस वंश से? गुप्त वंश। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका क्या नाम था? आपको पता है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की जो है युद्ध होता है, और जब चंद्रगुप्त जीत जाता है सेल्यूकस हार जाता है। ये जो है बहुत सारी चीजें देता है चंद्रगुप्त को, और साथ ही साथ अपनी बेटी की शादी जो है चंद्रगुप्त से करवा देता है, और एक राजदूत को भेजता है। तो उस राजदूत का क्या नाम था ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हजार दिनारी, सेकंड ऑप्शन है वेनसांग, थर्ड ऑप्शन है डाइमेकस और फोर्थ ऑप्शन है मेगास्थनीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंद्रगुप्त के दरबारी राजदूत कौन थे जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजे थे? तो इसका इनका नाम है मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? यहाँ आपको क्रम बताना है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरीके से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कुषाण, हिंद पार्शियन, शक, हिंद यवन। सेकंड ऑप्शन है हिंद यवन, कुषाण, शक, हिंद पार्शियन। थर्ड ऑप्शन है हिंद यवन, शक, हिंद पार्शियन, कुषाण। फोर्थ ऑप्शन है हिंद यवन, हिंद पार्शियन, शक, कुषाण। तो आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये पता ही होगा हिंद यवन जो सबसे पहले आए थे, हिंद यवन। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हिंद यवन के बाद जो हमारे शक आते हैं, शक के बाद हमारे कौन आते हैं? शक के बाद हमारे आते हैं हिंद पार्शियन, और लास्ट में हमारे आते हैं कुषाण, जिसके राजा कौन थे? वो थे कनिष्क थे। फोर्थ बौद्ध संगति हुई थी ना कश्मीर में, कुंडलवन में, वही वाले। तो हमारा जो है ये किससे मैच करो? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो संगम साहित्य है वो कौन सी, मतलब इसमें भाषा जो थी उससे रिलेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है तेलुगु, थर्ड ऑप्शन है तमिल, फोर्थ ऑप्शन है संस्कृत, और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है पाली। तो ये जो है किससे रिलेटेड है आपका संगम साहित्य? ये हमारे रिलेटेड है कौन सी भाषा? तमिल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? जो हमारे स्टार्टिंग में जो तमिल भाषा थी उनके लिए ना लिपि का यूज करते थे, तो ये कौन सी लिपि का यूज किया जाता था स्टार्टिंग में? ये पूछा गया है तमिल भाषा से रिलेटेड कौन सी लिपि का जो है स्टार्टिंग में जो है यूज किया जाता था। तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, सेकेंड ऑप्शन है यूनानी, थर्ड ऑप्शन है ब्राह्मणी, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लिपि कौन सी थी हमारी तमिल भाषा के लिए? ब्राह्मणी लिपि। किसका यूज किया जाता था? ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? यहाँ पे कुषाणों की आपको सेकंड राजधानी बतानी है।
तो पहली राजधानी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो इनकी मुख्य राजधानी थी वो थी पेशावर, जिसे हम पुरुषपुर कहते थे। क्या बोलते थे? पुरुषपुर। अभी जो है हम पेशावर के नाम से इसे जानते हैं। तो आपको दूसरी राजधानी का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है राजगिरी, सेकंड ऑप्शन है अमरावती, थर्ड ऑप्शन है मथुरा और फोर्थ ऑप्शन है कंधार। तो कौन सी राजधानी थी हमारी कुषाणों की? ये थी मथुरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जो जातक कथाएं थी उनका संकलन किन्होंने किया था? पहला ऑप्शन है बौद्ध अनुयायियों द्वारा, सेकंड ऑप्शन है जैन अनुयायियों द्वारा, थर्ड ऑप्शन है विदेशी यात्रियों द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे जातक कथाओं का संकलन करने वाले कौन थे? हमारे थे ऑप्शन नंबर ए बौद्ध अनुयायियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। प्राचीन काल में निम्न में से किस स्थान से राख के अवशेष मिले हैं? राख के अवशेष जो है हमारे पुरापाषाण काल में मिले थे, तो कौन से स्थान में मिले हैं? पहला ऑप्शन भीमबेटका, सेकंड ऑप्शन केंद्रीय गुफा और थर्ड ऑप्शन कुरनूल गुफा या इनमें से कोई नहीं। राख के अवशेष कुरनूल गुफा, आंध्र प्रदेश कुरनूल गुफा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से जो है सही आपको सही नहीं है, यानी कि गलत आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का यूज किया जाता था। बिल्कुल नहीं, सिर्फ समुद्री मार्गों का कैसे यूज करते हैं? इसमें बैलगाड़ी, पशु, इन सब का यूज किया जाता था, यानी कि हमारा इसका आंसर तो डायरेक्ट आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या ये यूनान में हुआ था? क्या ये भारत में हुआ था? क्या ये चाइना में हुआ था? या ये इराक में हुआ था? रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर सी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। बुद्ध की जीवन बुद्ध चरित्र की रचना जो है कौन से कवि ने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आनंद, सेकंड ऑप्शन है नागार्जुन, थर्ड ऑप्शन है वसुमित और फोर्थ ऑप्शन है अश्वघोष। इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा बुद्ध चरित्र से रिलेटेड। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दार्शनिक स्थल, मकबरा, टीला, बौद्ध रहने की जगह। तो ये स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 50 में से आप लोगों ने कितने नंबर स्कोर किए, ये लोग आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस ये पूरी वीडियो देखने के लिए। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जो कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड पार्ट होगा। उसमें भी मैं आप लोगों के लिए जो है 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो है लेके आऊंगी, जो बार बार जो है पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो आप लोगों ने अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस कर लीजिए, मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, और आप लोगों को शेयर करना है और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो है आपको अपडेट मिल जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 2 में मिलेंगे हम, पार्ट सेकेंड में। आपको कॉन्सेप्ट वीडियो करनी है, कॉन्सेप्ट वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैंने अभी तक जो है क्या क्या करवा चुकी हूँ, मैं ज्योग्राफी करवा चुकी हूँ और हिस्ट्री करवा चुकी हूँ क्लास 6 की। आपको इसमें ना एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। अगर अलग से मैंने एमसीक्यू का बना रखा है और जो है कॉन्सेप्ट की अलग से बना रखी है प्लेलिस्ट, तो आप लोग वहां जाके जो है चैप्टर कीजिएगा, और उसके बाद जो है क्या करना है आपको, 2 से 3 चैप्टर आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है आपको जो है मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो बहुत अच्छे से हो सके, इस वजह से मैं ये चीज करवाती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।